वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन पर। सवाल उठता है प्रिज्म होता क्या है। देखिए, प्रिज्म जो है कांच की बनी हुई एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। प्रिज्म कई प्रकार के आकारों में हो सकता है। वो आयताकार हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो वर्गाकार हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो गोल भी हो सकता है, और वो षटभुजाकार भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। यहां पर हम जिस प्रकार के प्रिज्म की बात कर रहे हैं वो प्रिज्म है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, इसमें दो त्रिभुज बने हुए होते हैं। देखिए, ये त्रिभुजाकार एक प्रिज्म दिया हुआ है, इसमें दो त्रिभुज बने हुए होते हैं। एक तो ये आधार और एक इस साइड में दिख रहा है ना। इसमें चित्र में आपको नजर आ रहा है कि देखिए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन जाता है। ये दो त्रिभुज बने होते हैं, ठीक है। आगे का पृष्ठ, एक पृष्ठ ये होता है, एक पीछे की तरफ पृष्ठ होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है इसके अंदर तीन जो है आयताकार फेसेस होते हैं, सरफेस होती है, आयताकार फेसेस होती है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो इसको मान लेते हैं अपन नंबर 1। एक तो ये वाली है जो इस साइड में जो नजर आ रही है, नंबर 1, ये आयताकार होती है। एक दूसरा फेस जो हल्का हल्का हमें इधर नजर आ रहा है, झुकी हुई, नंबर 2। और तीसरा जो जमीन पर, जो फर्श पर या समतल सतह पर टिका हुआ है, वो 3। तो 3 आयताकार सतह होती हैं और 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। जो त्रिभुजाकार सतह है इसको हम बेस बोल देते हैं, आधार, इसको आधार बोल देते हैं या बेस बोल देते हैं, ठीक। अगर केवल आधार की तरफ से हम प्रिज्म को देखें तो वो इस तरह का नजर आता है, बिल्कुल त्रिभुज की तरह, त्रिभुजाकार है नहीं, ठीक। और अगर हम किसी भी प्रिज्म को उसके आधार के ऊपर खड़ा कर दें,
आधार पे खड़ा कर दें तो इस तरह से बन जाता है। देखिए त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 ये ऊपर की तरफ आ गया, 1 नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और आयत का बात करें तो आयत एक तो ये वाली है जो रेक्टेंगुलर है, वो क्या है, देखिए एक तो ये है जो सबसे आगे की तरफ सतह होगी, ये वाली आगे जो मैं बना रहा हूँ, एक सतह तो ये हो गई नंबर 1। दूसरी सतह ये हो गई जो अंदर डॉट से बनी हुई है, ये दूसरी सतह हो गई, ये दूसरी सतह हो गई। और तीसरी सतह कौन सी हो गई, आयत की, ये हो गई आयताकार तीसरी सतह। तो प्रिज्म जो होता है, त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है, उसके अंदर 3 सतह जो होती हैं वो तो आयताकार होती है और 2 सतह जो होती हैं वो त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म को जब हम उसके आधार पर यानी त्रिभुज के ऊपर खड़ा कर लें तो हमें कुछ इस प्रकार की आकृति नजर आती है, ठीक है। प्रिज्म को समझने के बाद में, अच्छा प्रिज्म, ये तो प्रिज्म हो गया। और ये जो होता है ये प्रिज्म कोण होता है, इधर और इधर से मिलाने वाला ये जो है ये प्रिज्म कोण होता है, इसको थीटा बोल दें, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, ठीक है। प्रिज्म को समझने के बाद में अब हम समझते हैं प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है प्रकाश, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक क्रिया करनी पड़ेगी। क्या क्रिया करनी पड़ेगी कि हमें एक ड्राइंग शीट लेते हैं, एक वाइट शीट हमने ली और उस वाइट शीट के ऊपर क्या हुआ, एक प्रिज्म को लिया और प्रिज्म को, जो त्रिभुजाकार प्रिज्म है उसको हमने खड़ा कर दिया इस तरह से, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से खड़ा कर दिया कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो आधार है ये आधार बन जाए, ये वाला त्रिभुज 1 जो है ये आधार बन जाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट पे इस प्रकार से प्रिज्म को रख दिया। प्रिज्म को रखने के बाद में हम क्या करते हैं, पेंसिल या पेन लेते हैं और इसकी ये वाली बाउंड्रीज, इसकी सीमा रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। ये जो त्रिभुज बन रहा है बेस का, आधार का, इसका हम सीमा रेखा खींच लेते हैं, किससे, पेन या पेंसिल से। और खींच कर किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, इस वाले चित्र में दिखाया गया, इस तरह से हमने सीमा रेखा खींच दी प्रिज्म को रख करके। रखने के बाद में हम प्रिज्म को कुछ देर के लिए हटा लेते हैं और हटाने के बाद में क्या करते हैं, ये जो भुजा थी प्रिज्म की ए और बी, ए बी भुजा जो है, त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी, तीनों पॉइंट थे तो ए बी सी नाम रख दिए। और भुजा ए बी जो है ये वाली, ये ए और ये बी, ये वाली जो भुजा है इसके ऊपर किसी भी स्थान पर, जिस पे भी अपन चाहें उस स्थान पर कोई भी कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ये लाइन हमने खींच ली, मान लीजिए ये कोई भी कोण बना रही है, ये लाइन हमने स्केल ली और सीधी लाइन खींच ली। इसको खींचने के बाद में अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म को वापस से रख देते हैं इसके ऊपर, जैसे कि पहले रखा हुआ था। और क्या करते हैं, 2 आलपिन्स लेते हैं, आलपिन P और आलपिन Q। इन दोनों आलपिनों को एक सीध के अंदर, इस रेखा क्योंकि सीधी है तो 2 आलपिनों को P और Q, ये P बिंदु, ये Q बिंदु, P और Q बिंदु के ऊपर हमने 2 आलपिन गाड़ दी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म को रख ही दिया हमने, अब हम क्या करते हैं, प्रिज्म का ये दूसरी जो साइड है, कौन सी साइड, ये वाली भुजा AC वाली, AC वाली साइड कौन सी हुई, ये A था, ये C था और ये B था,
ए बी साइड में तो हमने एक लाइन खींच ही ली, और ए सी साइड जो है, यानी ये जो आयताकार पक्ष नजर आ रहा है, इधर वाला आयत जो नजर आ रहा है, इस साइड से हम देखना शुरू करते हैं। इस साइड से जब हम देखेंगे, इस साइड जब हम देखेंगे तो हमें ये दो जो आल्पिन है इनका प्रतिबिंब नजर आएगा इस तरफ, ठीक है। और इस प्रतिबिंब को देख करके हम दो आल्पिन और लेंगे, और इस प्रतिबिंब में हमें क्या नजर आएगा, ये दोनों आल्पिने जो हैं हमें नजर आएंगी इस प्रतिबिंब में। और इस साइड से देखते हुए, इस राइट साइड से देखते हुए लेफ्ट साइड की जो आल्पिने हैं इनको देखेंगे राइट साइड प्रिज्म के इस ओर से। और जब हमें ये लगे कि ये एक सीध में आ रही हैं आल्पिने, उस प्रतिबिंब में जब भी हमें एक सीध में आल्पिने नजर आए तो दो आल्पिने हम गाड़ देते हैं प्रतिबिंब को देखकर। यहाँ तो हमने अपनी मर्जी से गाड़ दी थी, लेकिन इस साइड में जब राइट हैंड साइड में हम आल्पिनों को गाड़ेंगे तो प्रतिबिंब को देख करके गाड़ेंगे, और इस तरह से गाड़ेंगे कि प्रतिबिंब में जो हमने आल्पिने गाड़ी हैं, प्रतिबिंब की आल्पिने और सामान्य आल्पिने एक सीध में नजर आनी चाहिए प्रतिबिंब, उनकी सीध देख करके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिज्म को एक बार फिर से हटा लेते हैं, और ये जो बिंदु है, जो बिंदु आया हमारे पास, यहां से एक सीधी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमें आकृति प्राप्त हो जाती है। कैसे? सीधी लाइन जब हम खींचेंगे हमें भुजा, ये जो भी है, अगर इस बिंदु का नाम एफ हम रख रहे हैं तो एफ एस, भुजा एफ एस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। बीच वाली जो भुजाएं हैं, ये जो दो बिंदु हैं ई, एक तो ये वाला ई बिंदु और इधर वाला एफ बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को भी हम आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि अगर इधर से लेफ्ट हैंड साइड से तो प्रकाश की किरण जाएगी और किसी भी कोण से यहाँ पे बिंदु ई पर टकराएगी तो वो अपवर्तित होगी। देखिए इधर दो बार इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर दो बार अपवर्तन हो रहा है। एक तो इधर हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, एक हो रहा है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे हो रहा है, ये तो है हवा, माध्यम कौन सा है, हवा, और अंदर कौन सा माध्यम है, कांच, ठीक है। यहाँ पर हवा और कांच, ये दोनों का अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे। इस साइड में देखिए आप, प्रकाश किरण अंदर जाएगी तो यहाँ पे कांच से फिर हवा में आ रही है, वापस से हवा में आ रही है, ठीक है। किस तरह से, देखिए इधर वाली जो किरण है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, पी क्यू। पी क्यू जो है, पी क्यू ई, ये जो भी लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या बता रही है, आपतित किरण। कौन सी हो गई, आपतित किरण, ये वाले। फिर ये आपतित किरण हुई, फिर ये क्योंकि हवा से कांच में जा रही है, हवा क्या है, विरल माध्यम है, हवा का अपवर्तनांक क्या है, कम है, कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा सघन होता है। तो कांच सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से और सघन माध्यम में जाती है, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं जैसे हम, तो अविलंब की ओर, ये अविलंब हमने खींचे हैं दोनों बिंदुओं पर, ई और एफ दोनों पर 90, अविलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने, ये बना दिए, देखिए डॉट से दिखा दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, रेयर माध्यम से सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अविलंब था, ये वाला, इसकी ओर देखिए ये झुक गई, कोण बन गया आर। ये हमारा आर जो बना कोण, ये क्या बना,
आर है हमारा अपवर्तन कोण, और ये आई इधर वाला जो कोण बना ये वाला, ये क्या बना, आपतन कोण। आई तो हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, ठीक है। प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के निकल गई, फिर बिंदु एफ तक पहुंची है, और एफ के बाद में वापस से बाहर निकलेगी ये प्रिज्म से, कांच से। तो किस में जाएगी, सघन माध्यम से, सघन कांच वाले माध्यम से विरल यानी हवा वाले माध्यम में जाएगी। सघन से विरल में जब प्रकाश की किरण जाती है तो हम जानते हैं जब भीड़ भाड़ से हम खुले इलाके में जा रहे हैं तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है, ये अविलंब है, इससे प्रकाश किरण दूर हटती है, दूर हटी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस हिसाब से आपतित किरण, और ये हो गई हमारी अविलंब से दूर हटी है, ये वाला हो गया हमें, ये आपतित कोण हो गया, ये अपवर्तित कोण हो गया। ठीक है, जिसको इस संदर्भ में हम बोलेंगे निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण, क्योंकि ये बाहर हवा में आ गई वापस। ठीक है, समझ आएगा, समझ में आ रही कि नहीं आएगी। फिर हम क्या करते हैं, ये समझ में आएगी नहीं आई। देखिए इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि ये जो हमारी ये जो आपतित किरण थी, आपतित किरण ई बिंदु पर पहुंची, और ई बिंदु पर क्या हुआ, ये प्रवेश कर गई कांच के अंदर, कांच में प्रवेश कर रही है हवा से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ठीक है, रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में, मीडियम में प्रवेश कर रही है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अविलंब बना हुआ है, देखिए ग्रीन कलर से ये अविलंब बना हुआ है, एन और एन डैश, ये अविलंब बना हुआ है। इसी तरह से इधर भी एक अविलंब बना हुआ है, एम डैश और एम, ये अविलंब। ठीक है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी इधर इधर झुक गई। ठीक है, उसके बाद में वापस से बाहर निकलेगी। ये जो किरण है बीच वाली, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, और जो वापस से प्रिज्म से बाहर निकलेगी उसको हम कहेंगे निर्गत किरण। ठीक है, ये तो किरणों की बात होगी। और कोणों की बात करें तो ये हमारा हो गया आपतन कोण, जो अविलंब से, और ये भुजा जो बना रही है कोण, ये हो गया हमारा आपतन कोण आई। इसके बाद में ये आर जो है, तो अविलंब से अपवर्तित किरण जो बना रही है कोण, ये है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। ठीक है, इसके बाद में वापस जब किरण बाहर निकल रही है तो दूसरे अविलंब से जो ये निर्गत किरण जो कोण बना रही है, इसको ई को, इसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। जरा कोण ई बराबर निर्गत कोण। ठीक है, अगर हम भुजा पीई और इधर वाली भुजा एस एफ, इसको मिलाएं, पीछे की तरफ मिलाएं ले जा करके, ये दोनों भुजाएं टच होती है एक बिंदु पर, इसको हमने लिखा जी। और ये जो जी है, ये जो जी कोण बनाता है, यहां पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, और ये जो कोण प्रिज्म का है ए, ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। ये तो प्रिज्म कोण है, ये प्रिज्म कोण हो गया। ये वाला यहां पर ये विचलन कोण हो गया डी। ठीक है, ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया, ये हमारा निर्गत कोण हो गया। ठीक, समझ गए। तो कुल मिला के कहने की बात सिर्फ इतनी सी है इसके अंदर, जब हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हटती है, और उसके बाद में पुनः जब वो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो
अविलंब की ओर, सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है और इधर अविलंब की ओर झुकती है। कुल मिला के हमें इस तरह का एक आकृति प्राप्त होती है। पहले किरण ऐसे गई, फिर सीधी गई और फिर नीचे की ओर आई। ये हमें एक आकृति प्राप्त। ठीक, अब हम बात करेंगे कि प्रिज्म का ये जो अपवर्तन है, जो प्रिज्म के द्वारा एक बेंडिंग होती है, दो बेंडिंग हुई है प्रिज्म के अंदर, एक तो यहाँ पर बेंडिंग हुई है, एक यहाँ पर बेंडिंग हुई है। इस बेंडिंग में और जो आयताकार स्लैब के द्वारा हम बेंडिंग कराते हैं, अपवर्तन कराते हैं, उसमें क्या खास अंतर आ रहा है। ठीक, अगर हम बात करें ग्लास स्लैब, जो ग्लास की जो आयताकार स्लैब थी, उसके अपवर्तन में और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में अंतर की, तो देखिए यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। देखिए ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है और ये ग्लास स्लैब द्वारा अपवर्तन है। ये हमारे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में क्या है, आपतित किरण। कौन सी है, आपतित किरण। और ये जो है, ये कौन सी किरण है, ये है निर्गत किरण। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, निर्गत किरण को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये तो है हमारी आपतित किरण और ये है हमारी निर्गत किरण। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, ग्लास स्लैब के अंदर देखें, कांच की पट्टी के अंदर हम देखें, तो ये हमारी है, इस तरह से जा रही है, ये वाली जो है, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और ये जो जा रही है, ये वाली जो किरण जा रही है, ये कौन सी है, ये है इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो इन दोनों को अगर हम देखें गौर से, तो ये दोनों किरण जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है, ये देखो, इन दोनों किरणों को अगर हम गौर से देखें और इनको अगर हम कोशिश करें आगे बढ़ाने की, बढ़ा करके देखें, तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों किरणें हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण और इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण, कौन सी, निर्गत किरण, ये अगर हम आयताकार स्लैब की बात करते हैं, उसके अपवर्तन की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, आपस में समांतर होती है, समांतर। ठीक है, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर नहीं होती। ठीक है, ये है प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन में और ग्लास स्लैब द्वारा अपवर्तन में अंतर। अब हम बात करेंगे प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का, यानी व्हाइट लाइट जो है, उसके विक्षेपण का, डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन या विक्षेपण क्या होता है प्रकाश का, इसके बारे में हमें बताया एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी सफेद प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, किसी पारदर्शी प्रिज्म जैसे किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो वो जो सफेद लाइट होती है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने ये कहा था कि जब भी हम सफेद प्रकाश को प्रिज्म जैसे किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो सफेद प्रकाश जो है 7 रंगों के, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। हमें 7 अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। और ये जो सीक्वेंस है 7 रंगों का, जो कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण से, डिस्पर्सन से प्राप्त होते हैं, इस क्रम को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो घटना है इसको हम कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्सन। प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्सन। तो प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्सन क्या है,
प्रकाश के डिस्पर्सन या विक्षेपण का मतलब ये है कि श्वेत प्रकाश के, सफेद प्रकाश के प्रिज्मनुमा किसी पारदर्शी मटेरियल से गुजरने पर उसके 7 रंगों में विभक्त हो जाने की जो घटना है उसको हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। और जो प्रकाश के 7 रंग हमें इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये विक्षेपण होता क्यों, विक्षेपण होता क्यों। तो ऐसा माना जाता है, न्यूटन ने ऐसा बताया था हमें कि सफेद प्रकाश जो होता है, सफेद प्रकाश के अंदर 7 प्रकार की रंग पाए जाते हैं, यानी 7, ये माने कि सफेद प्रकाश या जो भी है, सफेद लाइट जो है उसके अंदर 7 प्रकार की किरणें होती हैं, 7 रंगों की किरणें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। 7 रंग मिक्स होकर के हमें व्हाइट नजर आते हैं, लेकिन इसमें होती 7 रंग है। और क्योंकि प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, हम इस बात को जानते हैं। तो क्योंकि प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए जब कोई सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, किसी कांच से होकर के गुजरती है प्रिज्मनुमा, तो वो अपवर्तनांक अलग अलग हैं सबके। इसका मतलब है सारी जो जितनी भी रंग की लाइटें हैं वो अलग अलग मात्रा में बैंड होंगी, अलग अलग मात्रा में अपवर्तित होंगी। सभी एक ही मात्रा में एक ही कोण से अपवर्तित नहीं होंगी, प्रत्येक का अपवर्तन का जो कोण है, अपवर्तन कोण है, वो अलग अलग होगा। और इस अलग अलग अपवर्तन होने की वजह से ही हमें प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, 7 रंग प्राप्त होते हैं। ये 7 रंगों का क्रम क्या होता है, इसको याद रखने के लिए एक शब्द बनाया गया है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है वॉयलेट यानी बैंगनी कलर। इंडिगो, इंडिगो भी एक कलर होता है, थोड़ा डार्क बैंगनी टाइप होता है। फिर आता है ब्लू यानी नीला कलर। फिर आता है ग्रीन, हरा कलर। फिर आता है येलो यानी पीला कलर। फिर आता है ऑरेंज यानी नारंगी कलर। और फिर आता है रेड, सबसे बाद में रेड। रेड कलर ऐसा है जो सबसे कम अपवर्तित होता है या विक्षेपित होता है। ठीक है। लाल रंग ऐसा है जो सबसे कम अपवर्तित होता है। देखिए इसके अंदर, इस चित्र में अगर हम गौर से देखें तो प्रकाश की व्हाइट किरण इधर आई और सभी बैंड हुई। सबसे ज्यादा बैंड कौन सी हुई, देखिए ये वाली, ये सबसे ज्यादा बैंड हुई। ये कौन सी वाली, जो वॉयलेट वाली जो थी, ये बैंगनी रंग की जो किरण हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये सबसे ज्यादा बैंड हुई, सबसे ज्यादा घूमी। ठीक है। इसके बाद में इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। सबसे कम कौन सी विक्षेपित हुई है, अपवर्तित कौन सी हुई सबसे कम, वो हुई है रेड। तो लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है, विक्षेपण सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। ठीक। इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम याद करने के लिए हमें, जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है सफेद प्रकाश का, उसका क्रम याद रखने के लिए हमें ये शब्द याद होना चाहिए, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है। वी का मतलब है वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब है बैंगनी। आई का मतलब है इंडिगो, इंडिगो भी एक कलर होता है जो कि डार्क बैंगनी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर आता है ब्लू, बी से ब्लू, ब्लू यानी नीला। फिर आता है जी, जी से ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। फिर आता है वाई, वाई का मतलब है येलो यानी पीला। ओ का मतलब है ऑरेंज यानी नारंगी। आर का मतलब है रेड यानी लाल। ये है टोटल मिला के शब्द है विबग्योर।
क्या है? विब ग्योर। इस पूरे शब्द को अंग्रेजी में इस तरह से याद रखना ज़्यादा आसान है, विब ग्योर, और फिर उसके शब्दों के हिसाब से, प्रत्येक अक्षर के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम उसका रंग बोल लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डाइवर्जन का मतलब ये है, डिस्पर्सन का मतलब ये है कि जब हम किसी सफ़ेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म नुमा किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं तो अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण सफ़ेद लाइट में 7 रंग होते हैं और प्रत्येक रंग का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। इस वजह से ये अलग अलग मात्रा में बैंड होते हैं, यानी अलग अलग मात्रा में अपवर्तित होते हैं, जिसके कारण हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है 7 रंगों का, विबग्योर। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, और इस अगर कोई हमसे पूछे कि विक्षेपण या डिस्पर्सन का कारण क्या है, तो कारण सिर्फ इतना सा है कि सफ़ेद रंग का जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग शामिल माने जाते हैं और प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक जो है अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग होने के कारण उनका अपवर्तन अलग अलग मात्रा में होता है और इस अलग अलग मात्रा में अपवर्तन होने के कारण ही हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है मतलब प्रकाश के 7 अलग अलग हमें रंग प्राप्त हो। ठीक, अब एक बात सोचें कि सफ़ेद लाइट हमने डाली तो हमें प्रिज्म से गुजारा ही उस लाइट को हमने, तो हमें 7 रंग प्राप्त हो गए। तो क्या ये संभव है कि अगर हम एक प्रिज्म और लगा दें, 7 रंग का प्रकाश उसके अंदर डालें प्रिज्म के अंदर, तो क्या वापस से हमें व्हाइट लाइट प्राप्त होगी? आइए देखते हैं। देखिए इस चित्र में हमने क्या किया है, ये हमारा एक प्रिज्म है, प्रिज्म नंबर 1, और इस प्रिज्म के अंदर हमने वाइट लाइट डाली है और वाइट लाइट में क्योंकि 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों के अलग अलग पूर्णांक होते हैं, तो ये अलग अलग मात्रा में अपवर्तित हो रही है और अपवर्तित होकर के अलग अलग मात्रा में हमें ये 7 कलर यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक दूसरा प्रिज्म लिया, प्रिज्म नंबर 2, और उसको उल्टा कर दिया। यानी हम चाहते हैं कि ये जो 7 रंग निकल करके आ रहे हैं, ये 7 रंग वापस से इस प्रिज्म में जाएं, तो क्या होगा? तो हमने देखा कि जब हमने इसको उल्टा रख दिया दूसरे प्रिज्म को, तो ये 7 रंग वापस से अपवर्तित होते हैं और आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में वापस से पुनः वाइट लाइट बनाते हैं। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्गठन या रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, पहले 7 लाइटें सिंगल लाइट थी, सफ़ेद लाइट में से 7 रंग निकले। ठीक है, अब इन 7 रंगों में को वापस से हमने प्रिज्म में से गुजारा तो हमें एक रंग प्राप्त हो गया, वापस से वाइट प्राप्त हो गया। तो इस घटना को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। सफ़ेद लाइट का 7 रंगों में विभक्त होना ये कहलाता है हमारा विक्षेपण या डिस्पर्सन, और 7 रंगों का पुनः सफ़ेद लाइट में के रूप में निकलना, इस घटना को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्गठन। कुल मिला के बात यह है कि सफ़ेद प्रकाश जो है उसके अंदर 7 प्रकार के रंग शामिल होते हैं। जब 7 रंगों का मिक्सर हो जाता है तब हमें वो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम डिस्पर्जन के यानी विवर्तन के एक नेचुरल उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला उदाहरण हमारा रहेगा इंद्रधनुष का। आप लोगों ने इंद्रधनुष तो देखा होगा। इंद्रधनुष को अंग्रेजी में बोलते हैं हम रेनबो। इंद्रधनुष आमतौर पे क्या है, बरसात के बाद में नजर आता है, कई बार आपने देखा हो बारिश के बाद में नजर आता है। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना क्या है, ये एक नेचुरल प्राकृतिक डिस्पर्जन है, प्राकृतिक विवर्तन का उदाहरण है। मतलब ये होता क्यों है, इंद्रधनुष बनता क्यों है? क्योंकि बरसात के बाद में
वर्षा के बाद में वायुमंडल में पानी की बहुत सारी बूंदें तैरती हुई रहती हैं, और जब ये जो बूंदें हैं जो पानी हवा में तैर रही होती हैं, ये प्रिज्म का काम करती हैं, एक पारदर्शी माध्यम का काम करती हैं। और जब इस पारदर्शी माध्यम में से सफेद प्रकाश की किरण जाती है, सूर्य की किरण निकल जाती है, तो जो सफेद प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और 7 रंगों में विभक्त होकर के हमें इंद्रधनुष के रूप में यानी विबग्योर के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पे सब ध्यान देने वाली बात एक है कि ये जो इंद्रधनुष बनता है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य अगर ईस्ट में है तो वेस्ट के अंदर जो है हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा और रेनबो दिखाई देगा। ठीक है। सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। याद रखने वाली बात यही है इसमें कि इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कैसे बनता है वो हमने बता ही दिया कि जो वातावरण में पानी की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं, और जब इन वातावरण की पानी की बूंदों में से सफेद प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और जिससे कि इंद्रधनुष बनता है। अब हम बात करेंगे वातावरणीय अपवर्तन की, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, हम जानते हैं कि ये 4 प्रकार के मंडलों से, स्फेयरों से, घेरों से घिरी हुई है। वातावरण के जो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको हम 4 मंडलों में बांटते हैं। ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर 4 प्रकार के वायुमंडलीय परतें हैं। ठीक है। ट्रोटोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है। अब ये जो क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये जो हमारी वातावरणीय परतें हैं, इन परतों की अंदर 2 तरह के डिफरेंस। एक तो इनकी सघनता, सघन माध्यम, विरल माध्यम हमने पढ़ाई है। सघनता यानी इनके अपवर्तनांक में फर्क, कुछ का अपवर्तनांक ज्यादा है, किसी का कम, सघनता में अंतर है। ठीक है। दूसरी बात, इनके तापमान में भी अंतर। ठीक है। ये जो वायुमंडलीय परतें हैं इनकी सघनता में अंतर, परतों के अंदर भी टेम्परेचर के हिसाब से सघनता में फर्क है, कहीं पे ज्यादा सघन है, कहीं पे कम सघन है। ठीक है। डेंसिटी, घनत्व ज्यादा है, कहीं कम है। ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि सघनता में जब फर्क होता है, यानी जब किसी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन व विरल। सघन माध्यम कौन से होते हैं, जिनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। विरल माध्यम कौन से होते हैं, जिनका अपवर्तनांक कम होता है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, इसकी कई परतें हैं, खासतौर पर 4 परतें हैं, और कोई भी प्रकाश की किरण अगर बाहर से आएगी तो वो इन 4 परतों से होकर के ही आएगी, तय है। तो जब 4 परतों से होकर कोई प्रकाश किरण आएगी, तो मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण पृथ्वी पर आ रही है, कहीं से भी आ रही है, मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण जब पृथ्वी पर आने लगेगी, सबसे पहले टकराएगी पहली परत को। पहली परत में भी कई बार अपवर्तन होगा, तापमान के हिसाब से कई बार इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब हम जानते हैं प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सघनता में अंतर आने के कारण, अपवर्तनांक में अंतर आने के कारण वो विचलित हो जाती है, यानी आगे पीछे अपने पथ से आगे पीछे हो जाती है, या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। तो मान लीजिए ये थोड़ी सी दूर हट करके इधर आ गई। ठीक है। इसके बाद में पुनः दूसरी परत में गया तो पुनः हो सकता है कि ये सघनता कम हो या ज्यादा हो। अगर मान लीजिए ज्यादा है
तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो झुकी के इधर आ जाएगी। फिर तीसरी परत में जब जाएगी, अगली परत में जाएगी, तो हो सकता है सघनता कम हो या ज़्यादा हो। सघनता ज़्यादा है तो अविलंब की ओर झुकेगी। इस तरह से विभिन्न परतों से होकर के हमारे पास में ये प्रकाश की किरण पहुंचती है। तो जब प्रकाश की किरण हम तक पहुंची, तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको कई विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, क्योंकि ये अपवर्तन वातावरण की परतों के कारण हो रहा है। क्योंकि ये अपवर्तन जो हो रहा है प्रकाश की किरण का, ये अपवर्तन वातावरण की परतों के कारण हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है। इसलिए ऐसे अपवर्तन को हम कहते हैं वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वातावरणीय अपवर्तन होता है वातावरण की परतों में सघनता में अंतर होने के कारण, और दूसरा है उनके तापमान में भी अंतर होने के कारण। और हम जानते हैं कि प्रत्येक परत के अंदर सघनता में और तापमान में निरंतर बदलाव होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वातावरणीय जो अपवर्तन है इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है उनके ऊपर। ठीक, वातावरणीय अपवर्तन का पहला उदाहरण है रात में तारों का टिमटिमाना। हमने रात में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, और हमारे मन में कई बार ये विचार भी आया होगा कि आखिर रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्या वहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, तारे प्राकृतिक रूप से ही टिमटिमाते हैं। तो आखिर हमारा सवाल का जवाब क्या है, आखिर तारे रात में टिमटिमाते क्यों हैं? तो हमारा जवाब है वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हैं। कैसे टिमटिमाते हैं? देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि कोई बच्चा जो है वो किसी तारे को देख रहा है। ये स्टार है, इस तारे को देख रहा है। ये इसका वास्तविक पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है इसकी असली पोजीशन है तारे की, वो है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, अब तारा जो है प्रकाश फेंक रहा है, लाइट फेंक रहा है। तो तारे से जो प्रकाश की किरण चलती है, वो प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल की विभिन्न परतें जो हैं, 4 परतें हैं हम जानते हैं, विभिन्न परतों के अंदर उसका अपवर्तन होता है विभिन्न परतों के माध्यम से। और अपवर्तन होने के कारण क्या है, प्रकाश की जो किरण है वो बैंड हो जाती है। किस तरह से? देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा कोई तारा है इस जगह पर, ठीक है, प्रकाश की किरण चली, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई तो मामूली सी बैंड हो गई, इधर आ गई। उसके बाद में अगली परत में गई तो फिर सघनता में अंतर आया, अपवर्तनांक में अंतर आया, और फिर थोड़ी सी और ज़्यादा बैंड हो गई। इस तरह से और बैंड हो गई, और बैंड होते होते हमें यहाँ पहुँच गई। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मौजूद है, अब उसको वस्तु कहाँ नजर आएगी? वो इस चीज में देखेगा। अगर उसको हम देखेंगे कहाँ पे उसको वस्तु नजर आएगी, तो उसको ये डॉट, ये जो पथ है, तारा कहाँ दिखाई देगा उसको? यहाँ पर, उसकी आभासी पोजीशन। असलियत में तारा यहाँ पर है, लेकिन अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण जो तारे से निकली थी वो घूम करके और फिर हमारी आंख तक पहुंचती है पृथ्वी पर। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इस आभासी पोजीशन से, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, अपवर्तन हुआ और हमने यहाँ से देखा तो हमें आभासी पोजीशन यहाँ नजर आई। मान लीजिए असली पोजीशन यहाँ थी ए बिंदु पर, आभासी पोजीशन हमें बी पर नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि हमें बी पर नजर आएगा तारा, तारे का हमें कहाँ पे नजर आएगा? बी पर नजर आएगा, ए पर नजर नहीं आएगा। लेकिन ये टिमटिमाएगा नहीं। अब टिमटिमाता क्यों है? टिमटिमाता इसलिए है कि हमारे जो ये वातावरण है, इसकी जो परतें हैं,
पहली बात तो ये कि प्रत्येक परत जो है उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, उसकी सघनता अलग अलग होती है, उसका तापमान भी अलग अलग होता है। इतना ही नहीं, एक परत के अंदर भी अलग अलग सघनता और तापमान पाए जाते हैं। यानी वातावरणीय जो दशाएं हैं, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है उसकी जो भौतिक दशाएं हैं यानी टेम्परेचर वगैरह जो हैं, ये स्थिर नहीं होते, पल पल में चेंज होते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कभी तो हमें इस तारे की पोजीशन यहाँ पे नज़र आएगी, कभी थोड़ी आगे नज़र आ सकती है, कभी थोड़ी पीछे नज़र आ सकती है। तो वातावरणीय दशाओं के स्थिर नहीं होने के कारण वास्तव में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एक तो अपवर्तन के कारण, वातावरणीय अपवर्तन के कारण, और वातावरणीय अपवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, वातावरण की जो दशाएं हैं, भौतिक दशाएं हैं, वो भी लगातार चेंज हो रही हैं। तो वातावरण की भौतिक दशाएं चेंज होने का अपवर्तन की पोजीशन भी चेंज हो रही है, अपवर्तन का तरीका ही बदल रहा है। तो कभी तो अपवर्तन के कारण हमें वस्तु यहाँ पे नजर आती है, कभी हमें तारा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, इससे हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। कई बार एक सवाल और आता है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं लेकिन ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। उसके देखिए दो कारण। पहली बात तो ये है कि ग्रह जो हैं वो तारों से कम दूरी पर होते हैं। एक तो दूरी कम, और दूसरा जो कारण है वो ये है कि ग्रह जो हैं, क्योंकि दूरी कम है इसलिए हमें आकार में बड़े नजर आते हैं। होते नहीं है, आकार में बड़े नजर आते हैं, पास में होने के कारण बड़े नजर आते हैं। जब आकार बड़ा होगा किसी चीज का, और दूरी कम होने से आकार तो बड़ा हो ही गया, जब आकार बड़ा होगा, जैसे एक कोई डॉट है, अब ये डॉट मैंने यहां पर लगा दी तो अपन को तुरंत मालूम चल गया कि इसमें पोजीशन में चेंजेज आएगा। लेकिन अगर ये कोई बड़ा गोला है और इसको मैं मिटा करके, अगर इसको मैं मिटा करके इसको मैं मिटा करके वापस से दूसरा गोला बना दूं इसी जगह पर, तो क्या आपको एहसास होगा कि ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो आकार बड़ा होने के कारण हमें, देखिए, टिमटिमाते तो ग्रह भी हैं हकीकत में, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? उनका एक तो दूरी कम होने के कारण उनका आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा होने के कारण उनका जो स्थान में जो अंतर आता है वो मामूली अंतर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, है वो समझ कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं? क्योंकि वो दूर होते हैं, आकार में छोटे नजर आते हैं, और अपवर्तन के कारण उनमें जब चेंजेज आता है उनके जगह के अंदर, वो हमें तुरंत नजर आ जाता है। जबकि ग्रहों में क्या होता है, ग्रह दूरी कम होने के कारण बड़े नजर आते हैं, और बड़े नजर आने के कारण जो अपवर्तन का प्रभाव होता है वो हमें नजर नहीं आता। होता जरूर है लेकिन हमें नजर नहीं आता। वातावरणीय अपवर्तन का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का दूसरा प्रमुख उदाहरण है पूर्व सूर्योदय एवं लेट सूर्यास्त। पूर्व सूर्योदय यानी प्री सनराइज, लेट सूर्यास्त यानी डिलेड सनसेट। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन जब हम सूर्योदय समझते हैं, सूर्योदय 2 मिनट पहले ही हो जाता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद में होता है, लेकिन हमें सूर्योदय पहले नजर आ जाता है। ये सब कैसे होता है? यह है वातावरणीय अपवर्तन का प्रभाव। किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो चित्र है, इस चित्र के अंदर लेट सूर्यास्त दिखाया गया है, लेट सूर्यास्त दिखाया गया है। और इसके अंदर क्या दिखाया गया है? इसके अंदर ये दिखाया गया है कि सूर्य जब है, ये हमारा क्षितिज है, ये हमारी पृथ्वी है,
और यहां पर कोई व्यक्ति मौजूद है। ठीक है, सूर्य क्या है, क्षितिज से नीचे चला गया। कहां चला गया है? क्षितिज से नीचे। सूर्य जब तक क्षितिज से ऊपर रहता है तब तक हमें क्या नजर आता है? सूर्योदय। लेकिन सूर्य वास्तव में क्षितिज से नीचे चला गया और गए हुए इसको कितने हो गए? तकरीबन 2 मिनट हो गए। इसके बावजूद भी हमें कैसा लग रहा है? सूर्य ऊपर ही है, नीचे नहीं गया, मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है हमें? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब सूर्य होरिजन से नीचे चला जाता है, क्षितिज से नीचे चला जाता है, ये क्षितिज से नीचे सूर्य चला गया, तो इससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है, वैसे तो सूर्य से नीचे चला गया लेकिन प्रकाश किरण जो निकल रही है, वो निकलती हुई प्रकाश किरण हमारी वातावरण की जो परतें हैं, एटमॉस्फेयर की जो परतें हैं, उनसे टकराती हैं। और टकराने के बाद में, क्योंकि उनके प्रत्येक वातावरण की परत का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, बदलता रहता है, इस कारण वो वातावरण की परत से टकरा करके अपवर्तित होती है प्रकाश किरणें, और बैंड होती हैं अपवर्तित होकर के, यानी घूम जाती हैं। और घूमते घूमते, कई बार घूमने के बाद में वो हमारी आंख तक पहुंचती है। और जब हमारी आंख पर पहुंचती है तो जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है उसको कैसा प्रतीत होता है? उसको ये प्रतीत होता है जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आ रही है कहाँ से? इस पोजीशन से। इस पोजीशन को बना रहे हैं, यानी उसको ऐसा लगता है कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यानी सूर्य अभी भी क्षितिज से ऊपर है जबकि क्षितिज नीचे जा चुका होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अपवर्तन के कारण प्रकाश की जो किरण है वो घूम गई है और हमें वही चीज नजर आती है जो हमारी आंख के अंदर जाती है। प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में पहुंची है तो हमें सूर्य का चित्र नजर आ रहा है, और सूर्य का चित्र कहाँ नजर आ रहा है? हमें सामने नजर आ रहा है। और सामने क्या है? क्षितिज से ऊपर वाली पोजीशन। तो हमें क्षितिज से ऊपर सूर्य नजर आ रहा है, यानी अभी तक सनसेट नहीं हुआ है, सूर्यास्त नहीं हुआ है, हमें ऐसा लगता है, जबकि सूर्यास्त हुए 2 मिनट हो चुके होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई लेट सूर्यास्त की। ठीक यही पोजीशन सूर्योदय के समय पे होती है। सूर्योदय के समय पे क्या होता है? सूर्य यहां से, ये हमारा मान लीजिए होरिजन है, ठीक है, सूर्य की पोजीशन यहां पर है, क्षितिज से नीचे प्रकाश की किरण इससे निकल रही है और वातावरण की किरण परतों से टकराते हुए आ रही है, टकराने से अपवर्तित हो रही है और लगातार घूमती हुई हमारे तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है पृथ्वी पर, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सूर्य कहाँ पर है? सूर्य यहाँ पर, यानी सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, ठीक है। इसमें कितना अंतर होता है? इसमें भी करीब 2 मिनट का अंतर होता है, यानी कुल मिलाकर के पूर्व सूर्योदय और लेट सूर्यास्त के कारण हमारे जो दिन की अवधि होती है वो 4 मिनट बढ़ जाती है। दिन की अवधि क्या होती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। 2 मिनट तो सुबह बढ़ जाती है, 2 मिनट ही शाम को बढ़ जाती है सूर्यास्त के समय पर। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी वातावरणीय अपवर्तन के उदाहरणों की। पहले हमने उदाहरण लिया था तारों के टिमटिमाने का, दूसरा हमने उदाहरण लिया था पूर्व सूर्योदय और लेट सूर्यास्त। अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि प्रकाश का विक्षेपण, फैलना, फैलाव। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है आइए समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? देखिए, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना, बिखर जाना। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब है कि प्रकाश का फैल जाना। अब प्रकाश फैलता क्यों है? देखिए, हम जानते हैं कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, जब लाइट सीधी रेखा में गमन करती है तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, अगर लाइट के रास्ते के अंदर कोई, क्या क्या चीजें आ सकती है लाइट के रास्ते के अंदर? हवा में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, हमारे वातावरण में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? 2 तरह की चीजें मौजूद होती हैं।
धूल के कण हो सकते हैं, और पानी की बूंदें हो सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न गैसों के अणु हो सकते हैं, गैसों के अणु। ठीक है। अगर हम वायुमंडल में मौजूद, वातावरण में मौजूद धूल के कणों, पानी और गैस के अणुओं की बात करें, तो धूल के कण और पानी की जो बूंदें हैं, इनके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो बड़े होते हैं, और गैसों के जो अणु होते हैं, चाहे से ऑक्सीजन का हो चाहे नाइट्रोजन का हो, गैसों के जो अणु होते हैं वो अपेक्षाकृत काफी छोटे होते हैं। तो जब भी प्रकाश के मार्ग में, लाइट के मार्ग में ये छोटे और बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, छोटे और बड़े कण आ जाते हैं, चाहे वो धूल के कण हो, पानी की बूंदें हो, तो क्या होता है, जो प्रकाश आ रहा है जैसे ही धूल के कण से टकराएगा, किसी भी कण से टकराएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें से कुछ प्रकाश फैल जाता है। बाकी प्रकाश तो निकल जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इसी को हम कहते हैं, प्रकाश को फैलने को ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। अब हमने बात की थी कि प्रकाश फैलता है किससे, किसी भी प्रकार का कोई कण आ जाए, पार्टिकल आ जाए वातावरण के अंदर, उससे टकरा करके फैलता है। और यहां पर हम आपको दो बात बता दें कि अगर प्रकाश फैलता है, तो हम तो ये जानते हैं कि प्रकाश अगर फैल रहा, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं ना प्रकाश के अंदर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो प्रकाश अगर फैल रहा है तो इसका मतलब 7 रंग फैल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें कि अगर प्रकाश की किरण थोड़े मोटे पार्टिकल से, मोटे कणों से टकराती है, यानी मोटे कणों से टकराने का मतलब है धूल के कणों या पानी की बूंदों से टकराती है, तब तो क्या होता है, प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं वो सातों रंग फैलते हैं, सातों रंग फैलते हैं। ठीक है। और सातों रंगों के फैलने के कारण उनके मिक्सचर से हमें सफेद प्रकाश नजर आता है। ठीक है। लेकिन अगर प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों से टकराती है, छोटे कण का मतलब है गैस के जो अणु होते हैं, ऑक्सीजन के अणु है, नाइट्रोजन के अणु है, इनसे जब टकराती है तो मुख्यतया केवल नीला कलर जो होता है, नीला रंग होता है, उसका ही विक्षेपण होता है, उसकी ही स्कैटरिंग होती है, उसका ही प्रकीर्णन होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या मतलब है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई कण आ जाता है, किसी प्रकार का कण आ जाता है, छोटा या बड़ा, तो प्रकाश चारों अपने पक्ष से थोड़ा सा फैल जाता है, प्रकाश कुछ फैल जाता है, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रकीर्णन को समझने के बाद में थोड़ी सी बात हम ये भी देखें कि हम देखते कैसे हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन का फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है। इसको समझने के लिए हम करेंगे पहले किसकी बात, टिंडल इफेक्ट की, टिंडल प्रभाव की। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, आइए देखते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल क्या था, एक वैज्ञानिक, और उसने जिस प्रभाव को खोजा, जिसकी उसने खोज की, उसका नाम दिया टिंडल प्रभाव। आपने जंगलों में या बागीचे में या फिल्मों में अक्सर इस तरह का दृश्य देखा होगा
जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बीच में से प्रकाश की, ये सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किरणें आते हुए नजर आ रही हैं। वैसे आप दिन में देखते हो तो कभी सूर्य के प्रकाश किरण आती हुई आपको नजर आई? नहीं आती। लेकिन कभी कभी जब जंगलों में हम इस तरह से घूमते हैं तो हमें सूर्य के प्रकाश की किरणों का इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। इसी तरह से कभी कभी घरों के अंदर जब हम खिड़की को देखते हैं कभी कभी सुबह सुबह, और कभी कोई धूल मिट्टी से भरा हुआ कमरा है, उसके अंदर हमने देखा कि छोटे किसी जगह से प्रकाश आ रहा है, तो हमें इस तरह का इफेक्ट नजर आता है। ये जो इफेक्ट हमें नजर आ रहा है यही टिंडल प्रभाव। ठीक। अब टिंडल प्रभाव को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम देखते कैसे हैं और टिंडल प्रभाव होता कैसे है। देखिए, हम देखते कैसे हैं इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई प्रकाश का सोर्स है। अगर प्रकाश का सोर्स है और हमारी आंख, हम यहां पर है और प्रकाश के सोर्स से प्रकाश की किरण हमारी आंख तक पहुंच रही है तो हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह से प्रकाश का सोर्स नहीं होकर के कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है और ये वस्तु जो है ये प्रकाश को अपवर्तित कर रही है या परावर्तित कर रही है, सॉरी, परावर्तित कर रही है। परावर्तित करने के बाद में परावर्तित किरण जब हमारी आंख में पड़ती है तब हमें दिखाई देता है। अगर प्रकाश की किरण हमारी आंख में ना गिरे तो क्या हमें प्रकाश दिखाई देगा? कोई चीज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ठीक। यानी अगर कोई प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है और हमारी आंख यहां पर है तो क्योंकि प्रकाश की किरण हमारी आंख में नहीं आ रही है, ये सीधी रेखा में ही गुजर रही है, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, प्रकाश दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इस प्रकाश के रास्ते में कुछ छोटे छोटे कण आ जाएं, छोटे बड़े कण आ जाएं, तो छोटे बड़े कण आने से क्या होगा? स्कैटरिंग होगी, यानी प्रकीर्णन होगा प्रकाश का। प्रकीर्णन का मतलब क्या? प्रकाश फैलेगा, यानी इस दिशा में भी जाएगा कुछ प्रकाश, सब दिशाओं में जाएगा, कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ फैलेगा ऊपर नीचे की तरफ। जब स्कैटरिंग होगी, प्रकाश फैलेगा धूल के कणों से, पानी के कणों से टकरा करके, गैसों के जो कण हैं उनसे, अणुओं से टकरा करके जब प्रकाश फैलेगा, स्कैटरिंग होगी प्रकाश की, प्रकीर्णन होगा प्रकाश का, तो प्रकीर्णित जो प्रकाश है वो जब हमारी आंख में आएगा तो हमें क्या होता है? ये जो लाइट का रास्ता था, प्रकाश का जो पथ था जिससे लाइट जा रही थी, वो पथ हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक है। इसे कहते हैं हम टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या हुआ? टिंडल प्रभाव हुआ प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के कारण प्रकाश, लाइट, प्रकाश के पथ का यानी रास्ते का दृश्य हो जाना, विजिबल हो जाना, दृश्य हो जाना या दृश्य हो जाने की जो घटना है, जाने की घटना है, ये दिखाई देने की जो घटना है वो कहलाती है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ आई बात? अरे देखिए, प्रकाश की किरण कोई जा रही थी सीधे रास्ते से, जब तक वो सीधी जा रही थी हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आया, जा रही है जा रही है। ठीक। जैसे कि हम आमतौर पर रोजाना जब दिन में घूमते हैं बाहर
तो हमें प्रकाश की कभी किरण नजर आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं, हमें नजर वही चीज आती है जो हमारी आंख में जाती है, और ये प्रकाश की किरणें हमारी आंख में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि किसी चीज से टकरा ही नहीं रही। किसी चीज से टकरा करके जब प्रकाश परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तभी हमें कोई चीज नजर आती है। तो परावर्तित तो हो नहीं रहा, परावर्तित नहीं हो रहा तो हमें कुछ नजर आ नहीं रहा। लेकिन अगर इसके मार्ग में कुछ धूल के कण या किसी प्रकार के कण आ जाएं, गैसों के कण आ जाएं, तो प्रकाश का स्कैटरन होता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश दोनों तरफ फैलता है, फैला होता है कुछ मात्रा में, और फैलाव होने के कारण जो प्रकाश फैलता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लग जाता है, और इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, हो गया? टिंडल प्रभाव का मतलब समझ में आ गया? प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के अदृश्य पथ का दृश्य हो जाना, वो घटना जो है वो है टिंडल प्रभाव। प्रकाश का पथ वैसे तो अदृश्य होता है क्योंकि हमारी आंख में नजर नहीं आ रहा हो, तो प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के पथ का अदृश्य से दृश्य हो जाना, ये जो घटना है ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि साफ आकाश जो होता है, जब मौसम बिल्कुल साफ होता है तो साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इस प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जो प्रकीर्णन होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, वो क्या होती है? लाइट की जब प्रकाश की किरण जब किसी छोटे या बड़े कण से टकराती है, छोटे कण कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी गैसों के कण। बड़े कण कौन से होते हैं? बड़े कण होते हैं धूल के कण या पानी की बूंदें, पानी की बूंदें। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण छोटे या बड़े कणों से टकराती है तो वो प्रकीर्णित होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है। तो क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, लाइट फैलती। और इसके भी बारे में हमने बताया कि लाइट दो तरह से फैलती। एक, अगर प्रकाश की किरण छोटे कणों से टकरा रही है तब केवल नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन, मुख्यतया नीले रंग का प्रकीर्णन होता है जब प्रकाश की किरण छोटे कणों से टकरा रही है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से टकरा रही है। धूल और जो धूल और पानी की बूंदें हैं उनसे नहीं टकरा रही है, तो मुख्यतया नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। और यदि प्रकाश की किरण बड़े पार्टिकल से, बड़े कणों से टकराती है, बड़े कणों का मतलब है धूल के कण या जो अपने पानी की बूंदें होती हैं उनसे टकराती है, तो सातों कलर का, सात रंगों का प्रकीर्णन होता है। सात रंग होते हैं ना प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, तो सातों रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं साफ आकाश की, जब मौसम साफ होता है, हमारा कहना है कि साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश का रंग अगर साफ नहीं है तो फिर तो कुछ भी रंग हो सकता है उसका, लेकिन साफ आकाश की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो साफ आकाश का रंग नीला क्यों हुआ? क्योंकि अगर आकाश साफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण के अंदर जो कण मौजूद हैं वो छोटे हैं। कौन से हैं? छोटे हैं। और कौन से हैं? गैसों के हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के आदि गैसों के हैं। तो जब छोटे कणों से प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश किरण टकराती है तो हमने पढ़ा है कि मुख्यतः नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। स्कैटरिंग किस रंग की होती है? सिर्फ नीले रंग की। क्योंकि स्कैटरिंग मुख्यतः नीले रंग की हो रही है तो इसका मतलब नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, और जब नीला रंग हमारी आंखों तक ही पहुंच रहा है तो इसका मतलब हमें प्रकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, आकाश नीला दिखाई देगा। इसलिए साफ आकाश जो है उसका रंग हमें
नीला दिखाई देता है। अब हम हमारे इस पाठ के अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे और मुद्दा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आकाश का रंग या सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण वैसे तो प्रकीर्णन ही है, प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका एक कारण और भी है कि देखिए हमारी पृथ्वी का क्या है। अगर आप देखें तो सूर्य जब चक्कर लगाता है, सूर्य किस तरह से हमारे वो चक्कर लगा रहा है। क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हम इस पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। ये हमारा वायुमंडल है, ऊपर वाला, ऊपर हमारे वायुमंडल है, ये पृथ्वी का आवरण है, ये वायुमंडल मान लीजिए, ये आवरण है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो हाइट है ऊपर की तरफ, जो वायुमंडल की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। अधिकतम कितना जाता है, 350 किलोमीटर तक ऊपर जा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो चौड़ाई है या लंबाई है उस पर तो बहुत हजारों किलोमीटर आप जा सकते हैं। यानी पृथ्वी कुछ इस तरह से कि इसकी जो दूरी है, अगर हम सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें, सूर्य अगर यहाँ पर है, अगर सूर्य दोपहर की बात करें तो सूर्य जब ऊपर होता है तो सूर्य की और पृथ्वी की जो दूरी है वो कम होती है। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय पे जो भी पृथ्वी पे वस्तु है, जो भी व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी दूरी और सूर्य की दूरी अधिक होती है। यह समझे, ठीक है। कि अगर हम बात कर रहे हैं दोपहर की, तो दोपहर में क्या होता है, सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी वो कम होती है। जबकि शाम के समय अगर हम देखें तो सूर्य की और पृथ्वी पर जो भी कोई व्यक्ति उस सूर्य को देख रहा है उसकी दूरी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इस दूरी के बढ़ने से क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, सूर्य से वाइट प्रकाश की किरण निकलती है, सफेद प्रकाश की किरण निकलती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो 7 रंग होते हैं। जब सूर्य की प्रकाश किरण वातावरण में आती है तो वातावरण में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक कण तो हमने बताया छोटे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई भी और गैस है, उनके अणु जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और दूसरे जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी जैसे अपने धूल मिट्टी के कण हैं, पानी के कण हैं, ये मोटे होते हैं। जब सूर्य से आई प्रकाश की किरण छोटे पार्टिकल से टकराती है, छोटे कणों से टकराती है, अगर टकराएगी तो प्रकीर्णन तो होगा ही होगा। दोनों स्थितियों में, चाहे छोटे से टकराए चाहे बड़े से टकराए, किसी भी प्रकार के कणों से टकराए तो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। लेकिन जब छोटे पार्टिकल से टकराती है तो प्रकीर्णन सातों प्रकाश का नहीं होता, केवल नीले रंग के प्रकाश को, ठीक है। और मोटे पार्टिकल से जब टकराती है, बड़े पार्टिकल से जब टकराती है तो प्रकीर्णन सातों रंगों का होता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य, यानी उसकी जो दिखाई देने की जो क्षमता है, तरंगों की जो दूरी लंबाई है वो अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग की, यानी सबसे दूरी से लाल रंग दिखाई दे सकता है। जबकि बाकी जो रंग है उनकी तरंग दैर्घ्य थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो अगर हम विबग्योर के कलरों की बात करें, अगर हम विबग्योर के यानी इंद्रधनुष के रंगों की बात करें, VIB ग्योर, GYOR, विबग्योर। अगर हम विबग्योर के कलरों की बात करें तो इनका तरंग दैर्घ्य कैसे होता है। देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा इसका, जैसे किसी कोई
जैसे मान लीजिए कोई पेन है, पेन में इंक मान लेते हैं हम, तरंग दैर्घ्य का मतलब पेन में इंक मान लेते हैं। तो बैंगनी कलर जो है, वॉयलेट जो कलर है, इसका पेन सबसे कम चलेगा। फिर इंडिगो जो कलर है, इसका कलर थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ब्लू का थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा। ग्रीन का थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा। येलो का थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा। ऑरेंज का थोड़ा सा और ज़्यादा चलेगा। और रेड का सबसे ज़्यादा चलेगा। यानी किसी एक स्रोत से अगर सातों प्रकाश की किरणें अगर रवाना हो रही हैं, यानी सफ़ेद प्रकाश अगर रवाना हो रहा है, तो सबसे दूरी तक जो दिखने वाला प्रकाश है वो कौन सा होगा? प्रकाश किरण कौन सी होगी? वो होगी लाल, रेड। ठीक है। दूसरी बात, रेड क्यों सबसे ज्यादा दूर तक चलता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव कम होता है। ये जो है इसका सब जो बैंगनी कलर है, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी ये फैलता ज्यादा है। और भी सब फैलते ज्यादा है अपने अपने हिसाब से, और ये सबसे कम फैलता है, लाल वाला जो कलर। ठीक है। तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव सबसे कम होता है, और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम शाम के समय सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उसमें सातों रंग की किरणें आती हैं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण प्रकाश सबका तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है, और सिर्फ लाल रंग की प्रकाश की किरण ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। बाकी किरणें पहले ही खत्म हो जाती हैं। इस वजह से हमें सुबह और शाम के समय पर प्रकाश कैसा नजर आता है? सूर्य कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त में आकाश का रंग लाल नजर आता है। ठीक है, आई बात समझ? और दिन के समय की अगर हम बात करें, क्योंकि दूरी कम होती है, इस वजह से या तो सातों कलर आ रहे हैं, दूरी कम है, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग सातों कलर की जब मिक्सिंग हो गई दूरी कम होने से, तो हमें सफ़ेद रंग का नज़र आएगा आकाश, सफ़ेद सूर्य सफ़ेद रंग का नज़र आएगा, सातों कलर मिल गए। ठीक है, आई बात समझ? कि सूर्योदय सूर्यास्त समय पे जो है आकाश का रंग या सूर्य का रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है। आगे समझ? ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना होगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है बाकी की अपेक्षा। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा दूरी से ये देखा जा सकता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो खतरे के निशान होते हैं, चाहे से हमारे ट्रैफिक लाइट की बात करें, तो लाल लाइट जो होती है वो होती है रुकने की, सबसे दूरी से नज़र आती है। खतरे का कोई भी निशान है तो वो लाल बनाया जाता है। लाल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का जो फैलाव होता है, फैलने की दर होती है, वो सबसे कम होती है। फैलने की दर सबसे कम होने के कारण के सबसे दूरी से नज़र आ जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन आ रही है, और इस ट्रेन को कोई खतरा है, और इतनी दूरी के ऊपर यहाँ पर कोई खतरा है, यहाँ कोई एक व्यक्ति लाल लाइट लेकर खड़ा है, या तरह तरह की लाइट लेकर खड़ा हुआ है, कई तरह की लाइटें ले रखी हैं। ठीक है। अब इन लाइटों से अलग अलग कलर कलर निकल रहे हैं। तो ये जो कलर्स निकल रहे हैं, कोई तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाकर एक दूसरे से ज़्यादा लंबाई जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी दूरी किसकी है? लाल रंग की। तो लाल रंग ही इस ट्रेन तक पहले पहुंच पाएगा, इसलिए लाल रंग को खतरे का निशान हम रंग मानते हैं, ताकि वो काफ़ी दूरी से हमें नज़र आ जाए। बाकी कलर जो होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, उनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन फैलाव ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। आइए समझ? तो इसी टॉपिक के साथ में प्रकाश के प्रकीर्णन के, जिसमें हमने बताया कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय पर आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, हमारा ये जो पाठ है मानव नेत्र और रंग बेरंगा संसार, ये समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में हम फिर से चर्चा करेंगे।